हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। मैं अरुण सर आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी जो 12th की क्लास चल रही है उसके अंदर। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा काफ़ी, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट्स किए इस बार। आप सभी के कमेंट्स के लिए, अप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। यू ऑल नो योर अप्रिसिएशन इज़ माई सेटिस्फैक्शन। मैं अपने सेटिस्फैक्शन और आपके अप्रिसिएशन के लिए ये सब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगेन एक न्यूमेरिकल, उसके बाद बात करते हैं अपन, ठीक है। फटाफट देखिए एक बार, ये एक न्यूमेरिकल बच्चों ने कहा था कि सर एक आध न्यूमेरिकल और कराओ उसका, तो ठीक है भाई। ये एक सेमी सर्कुलर शेप है हमारे पास, है ना दिख नहीं रहा लेकिन सेमी सर्कुलर शेप जैसा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है। वायर जो है मेरा वो ओनली ये वायर है, ठीक है, जिस पर क्या है, हाँ यही चक्कर खा गए ना आप। यहाँ पर क्या है बच्चों, आधे वायर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और आधे के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा लैम्डा ही है, लेकिन एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज है। और आपको इस ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI एट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं बच्चों। आप करके देखिएगा पहले, वही वाली बात है ना। पहले खुद करके देखिएगा, मैंने कराया हुआ है आपको। एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है ये आपको कराया हुआ है ना। तो फटाफट देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है तो ढंग से देख लेना एक बार। है क्या बेटा, मुझे इस O पॉइंट पे निकालनी है। एक एलिमेंट मेरा ये बन रहा है, ठीक है। गेम की तरह लीजिए आप इसको। एक एलिमेंट मेरा ये बन रहा है ना। और रेडियस मान लीजिए आपको R दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है, R है ना। अच्छा ओके, अब देखिए एक एलिमेंट ये बन रहा है और एक एलिमेंट ये बन रहा है। दो क्वार्टर सर्कुलर आर्क बन रहे हैं बच्चों मेरे पास। क्वार्टर सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। आप केस पढ़ना, आपको पता चलेगा, पिछले लेक्चर में चल जाए, ठीक है। जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उसके लिए फिर ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। क्वार्टर सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो आया था √2 k λ/r, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल को बिल्कुल बीचों बीच से बाइसेक्ट करते हुए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरी एक, E1 बोल देता हूं उसको मैं, क्योंकि वो क्या होगी बेटा, √2 k λ/कैपिटल R रेडियस है इसकी, है ना। होगी नहीं होगी, ये होगी, ठीक है। अच्छा और देखिए यहां पर मैं अब लाइन बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस है ना, ओके। और ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी सी वाई एक्सिस है बच्चों, है ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला जो आपका क्वार्टर सर्कल है, इस वाले क्वार्टर सर्कल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बना दिया मैंने। ये पूरा 90 डिग्री का एंगल था, उसको आधा काट के 45 डिग्री का एंगल नहीं है ना। इधर भी है 45 और 45, इधर भी है 45 और 45, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आधा बाइसेक्टर बना दिया मैंने, लेकिन इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बोलूंगा इस आर्क की वजह से, वो अवे बोलूंगा या टुवर्ड्स बोलूंगा। तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स होती है, तो मतलब इधर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर बनेगी, इधर, है ना। इस तरह से ये E2 होगा आपका, विच विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू √2 k λ/r। अगर मैं आपको बोलता कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ पर 2 लैम्डा है, तो वहाँ पर लैम्डा की जगह 2 लैम्डा आ जाता, तो √2 k λ/r हो जाता। समझ में आ गई है ना। इस तरह से मैं चार्ज डेंसिटीज में भी अलग अलग करके दे सकता हूँ आपको, है ना। लैम्डा, 2 लैम्डा, तो बहुत सारे वेरिएशन इस टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, है ना, जो कि आई थिंक बहुत ही सिंपल है वेरिएशन, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। E1 आया, E2 आया, आपको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी जो कि एंगल पे है, आपको वेक्टर सम करना है। तो आप क्या करोगे, इनके कंपोनेंट करोगे, इनको आई कैप जे कैप में तोड़ोगे और उनका वेक्टर सम कर दोगे, तो बहुत बड़ी आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है,
ठीक है। अच्छा इधर करोगे तो आप क्या हो जाएगा, इधर करोगे तो एक तो आपका होगा ये √2 k लैम्डा बाय r cos 45, ये तो E1 वाला हो गया है ना। अब E1 का इधर वाला बना लेते हैं, तो E1 का इधर वाला बनेगा आपका √2 k लैम्डा बाय r और साइन 45। E1 का काम तो हो गया, दोनों कंपोनेंट मैंने E1 के तो कर दिए है ना। अब E2 क्या करते हैं, E2 का एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, ये √2 k लैम्डा बाय r है ना ऊपर की तरफ, और ये 45 इधर साइन वाला कुछ भी ले सकते हो, वो भी 45 ही है, पर मैं इस 45 के हिसाब से मान रहा हूं, तो इधर साइन 45, ठीक है। और इधर की तरफ एक और होगा बच्चों, वो क्या होगा, E2 की वजह से इधर की तरफ एंगल ये है 45, तो E2 का इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय r cos 45। क्लियर है ये सबको क्लियर है ना भाई, सीधी सी बात है। इस √2 k लैम्डा बाय r के दो कंपोनेंट कर दिए, √2 k लैम्डा बाय r और इधर √2 k लैम्डा बाय r cos 45 sin 45, ठीक है ओके। उधर E2 की वजह से भी दो कर दिए, √2 k लैम्डा बाय r cos 45, √2 k लैम्डा बाय r sin 45, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं, वरना डायग्राम से सॉल्व हो रहा है। √2 k लैम्डा बाय r से ये √2 k लैम्डा बाय r कैंसिल, ये नीचे है माइनस जे कैप में, वो ऊपर है प्लस जे कैप में है ना, कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए ये दोनों के दोनों √2 k लैम्डा बाय r cos 45 और √2 k लैम्डा बाय r cos 45 एक ही डायरेक्शन में x मानी आई कैप में है, तो आप जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे √2 k लैम्डा बाय r cos 45 और प्लस √2 k लैम्डा बाय r cos 45 ब्रैकेट में आई कैप है ना। तो मैं यहाँ पर एक गधा और एक गधा दो गधा हो जाते हैं, तो दो √2 k लैम्डा बाय r cos 45 आई कैप लिख सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मिटा के कर रहा हूँ, cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाय √2 से ये √2 कैंसिल, तो 2k लैम्डा बाय r आई कैप, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो जाएगा बच्चों। और आपको मैग्नीट्यूड पूछा है अगर, तो E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r आ जाएगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात। आई डोंट थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उससे, ठीक है। अभी तक हमने देखिएगा, दोबारा से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ट पे आ रहा हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, आप पूरा चार्ट नहीं बोल रहा, सिर्फ चार्ज डेंसिटी वाली बात बोल रहा हूँ है ना। तो आप पूरा भी बोल दूंगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर चार्ज डेंसिटीज पढ़नी पड़ती है, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, क्योंकि यहीं से सब शुरुआत है और यहीं से सब लिंक्ड है, यहीं से सब पनपे हैं, पैदा यहीं से हुआ है, पेरेंट थिंग यही है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बाद क्या पढ़ा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बाद हमने पढ़ा था कि भैया इसकी वजह से किस किस के डेरिवेशन हमको करने हैं। तो हमें रॉड या वायर के, आर्क के और रिंग के, इनकी वजह से हमको डेरिवेशन करने थे। तो हमने रॉड या वायर के ऊपर दो डेरिवेशन किए, एक तो किसी एक्सिस वाले पॉइंट पर वायर की, और एक किसी जनरल परपेंडिकुलर पॉइंट पर वायर की। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के फॉर्मूले देखे है ना, जो कि फटाफट मैं बोल भी देता हूँ। जो एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला था वो था E इक्वल्स टू के क्यू अब के कैपिटल क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, और E इक्वल्स टू के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर ए उस एक्सियल पॉइंट से वायर के एक एंड की डिस्टेंस थी, एल वायर जो या रॉड की पूरी लेंथ थी, ठीक है ना। और क्यू कैपिटल क्यू पूरा का पूरा चार्ज था रॉड पे। लैम्डा एल की बात करूँ तो एल तो बता ही दिया मैंने, लैम्डा चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है। लैम्डा एल इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। उसके बाद बात करूँ, ये याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद आपको बात करूँ परपेंडिकुलर जनरल पॉइंट पे जो वायर की वजह से हमने निकाला था, उसका आंसर हमारे पास आए थे दो। EX यानी एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग आई थी, EY जो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग आई थी। मतलब जो वायर के पैरेलल और वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग आए थे। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था EX था, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स था। वो EX की वैल्यू जो थी बेटा वो थी k लैम्डा बाय r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। EY की वैल्यू जो थी वो बेटा k लैम्डा बाय r माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा थी। ये ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है ओके। अच्छा
EY की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए छोटी लेंथ की तरफ और नेगेटिव चार्ज के लिए बड़ी लेंथ की तरफ होता है डायरेक्शन EY का, और EX का पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स। वायर की बात हो गई, इसके केसेस बहुत याद रखना। इनफाइनाइट वायर के लिए 2 k/r, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए EX और EY दोनों के दोनों k/r, है ना। इनफाइनाइट वायर के लिए EX जो है वो 2 k/r और EY 0। बाइसेक्टर पॉइंट के लिए 2 k/r साइन अल्फा, याद रहना चाहिए बच्चों ये, ठीक है। ओके, फिर आर्क की वजह से जो हमने निकाली वो था 2 k/r साइन θ/2, ठीक है, जहां पर थीटा पूरे आर्क का एंगल होता है, ठीक है। आर रेडियस होती है, लैम्डा आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। अब इसके बाद यदि अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमारा हो गया रॉड वायर, हो गया आर्क, हो गया, ठीक है। आज रिंग को हम पढ़ते हैं, रिंग की वजह से हम निकालते हैं, तो हमारा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के सारे डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे। तो आज हम 2 डेरिवेशन करेंगे बच्चों, एक नहीं। पर ध्यान दीजिएगा, 2 डेरिवेशन मैं करा तो रहा हूं, लेकिन ये क्लास फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज आज हम ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो लास्ट सिंपल सा डेरिवेशन है रिंग की वजह से, वो करने के बाद हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सिग्मा को इंट्रोड्यूस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, यानी डिस्क की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसका एक डेरिवेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा है, वो हम करेंगे, है ना। तो हम उसके ऊपर पहुंचेंगे, तो वो पहुंचते ही, वो करते ही डिस्क वाला हमारा पूरा काम हो जाएगा। होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की वजह से मैं बता दूंगा, उसका डेरिवेशन गॉस लॉ से होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन खत्म होने वाले हैं बच्चों, 2 से 3 लेक्चर्स में। उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। आपको सिर्फ इतना सा ख्याल होना चाहिए, इतना सा आपके अंदर संयम और सब्र होना चाहिए कि आप आराम से सारी डेरिवेशन को डिफरेंशिएट कर पाएं, सबका डेरिवेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको पता रहे। गेम की तरह आपको सारे फॉर्मूले याद रहें, ताकि जो बाद में जो 2 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कराए थे, आज ये 1 क्वेश्चन कराया, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएँ। ओके बच्चों, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डेरिवेशन की तरफ, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगला डेरिवेशन हम कौन सा करने वाले हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको पहले से ही पता होगा सर अगला डेरिवेशन हमारा ये होने वाला है, तो आप के अंदर भी उत्सुकता रहेगी कि हाँ ये खत्म हुआ, अब ये खत्म हुआ, अब ये खत्म हो जाएगा, यूं ऐसा। तो देखिए, हमको बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से हमें वायर रॉड, आर्क और रिंग, इन 3 चीजों के डेरिवेशन करने थे। वायर रॉड के 2 डेरिवेशन कर लिए, आर्क का डेरिवेशन कर लिया, अब रिंग का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो लिखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, अच्छा लगता है ना यार, यूट्यूब पे आ रहा है कि नहीं। क्या लिख रहा हूँ फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, है ना। रिंग बोल दो, लूप बोल दो, कॉइल बोल दो, सब एक ही बात है। कॉइल भी रिंगी होती है, लूप भी रिंगी होता है ना, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, लूप, कॉइल, सब एक ही बात है ना। चलिए, तो ऑन द या एट अ पॉइंट on the axis of the ring। अब आपको कोई सर इतने बड़े बड़े टॉपिक, हाँ बिल्कुल टॉपिक इतने बड़े बड़े होते हैं बच्चों, है ना, कुछ भी नहीं है, बस लेंदी तो है, मैंने पहले ही बोला था लेंदीनेस का काम है इसमें। बस 12th में थोड़ा सा इमेजिनेशन, है ना, थोड़ी सी लेंदीनेस होती है। अभी देखो इसमें इमेजिन कैसे करना है आपको। आप सभी रिंग जानते हैं, एंगेजमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन रिंग तो समझते होंगे ना आप कि भाई रिंग क्या होती है। गोल 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 गोल, ये कड़ा जो पहना हुआ है मैंने, है ना, ये अंदर, है ना, चूड़ी नहीं है, कड़ा है ना, तो इसका ये रिंग ही होती है ना। तो ये रिंग गोल गोल, मतलब बीच में से खाली होती है, सिर्फ आसपास होता है, मतलब तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला बोलेंगे, है ना। लीनियर चार्ज क्यों, क्योंकि ये भी एक लीनियर शेप है। देखो रिंग है, बिल्कुल बीच में से खाली है ना। देखिए बना रहा हूँ बच्चों में किस तरह से करना है इसको। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन होने वाला है इसका, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी वैल्यूज जो हैं उनको ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्या क्या को क्या क्या मानना है आपने, ठीक है। ये मेरे पास एक रिंग है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस बोल देता हूँ मैं बच्चों कितना, कैपिटल R, कितनी बोल देता हूँ, कैपिटल R इसकी मैं रेडियस बोल दे रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइएगा क्या हो रहा है। अच्छा, इसकी एक्सिस क्या होगी बच्चों, देखो ऐसी ऐसी ऐसी,
कैसी? ऐसी। देखो बिग बॉस चल रहा है क्या सर? अभी देखो, ये देखो इधर ये यहाँ पर r डिस्टेंस दूर, ये मैंने एक पॉइंट लिया P। इस रिंग की, ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव 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 यूनिफॉर्मली कैपिटल Q चार्ज इस पूरी की पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैपिटल Q चार्ज इस पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। वैसे डेरिवेशन के अंदर काम नहीं आएगी ये। क्यों नहीं आएगी बताता हूँ अभी मैं ना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें अगर मुझे इस P पॉइंट पे, अगर इस P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ध्यान से देखिएगा, डायग्राम ये अभी हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वही कट करूंगा, क्योंकि चार्ज मेरे पास एक जगह तो पड़ा नहीं हुआ है कि वहां से r डिस्टेंस देखी ना, KQ/r² कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, ऐसा काम तो होगा नहीं भाई। पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है ये चार्ज, है ना। ये सेंटर O है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक एलिमेंट काट रहा हूं। ये एलिमेंट मैंने ऊपर काटा, इधर कहीं भी काट सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रिंग को इस तरह से कंसीडर करना है। देखो ये ऐसी रिंग है, ऐसी रिंग है यहाँ पर मेरे सामने, है ना। आप यहाँ पर भी अभी डायग्राम को देख रहे हैं तो ऐसा इमेजिन करना है। मैंने क्या बोला, 12th जिसकी अच्छी करनी है जिसको, तो वो अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा अच्छा कर ले। देखो आपको मानना है कि यहाँ पर क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रखी हुई है और उस रिंग के बिल्कुल बीचों बीच में उसकी एक्सिस है जिस पर ये पॉइंट P यहाँ पर कहीं है। समझ रहे हो मेरी बात ना? हाँ, ऐसा इमेजिन करना है बच्चों, ठीक है। चलिए, डायग्राम में 3D डायग्राम नहीं बनते ना बेटा, बोर्ड पे तो 2D डायग्राम ही बनते हैं बस, तो समझना ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर भी जो एलिमेंट काटा मैंने, उसकी लेंथ मान लो, उसकी लेंथ है dx, ठीक है, ओके। और यहाँ से मैंने उसको मिला दिया है। देखो अब ये आपको, हमने जो वायर, है ना, हमने जो आर्क किया था वैसा कुछ लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, आगे समझाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई बताओ। ये r है, ये छोटा वाला r है, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, ये 90 डिग्री है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² प्लस कैपिटल R² होगी कि नहीं होगी ये डिस्टेंस इतनी? अरे सीधी बात है ना, पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, √ पर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अबे यार सर, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं आती है यार सर? आती है, ऐसी बात नहीं यार। देखो ना यार, हो गया ना, समझ में आया ना? हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो गया, √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आती है ना? हाँ, ऐसे ही थोड़ी है यार, यूँ ही थोड़ी है यार, इंजीनियर बन गए अपन। हाँ देखो, आगे चलते हैं। अरे सर, हमें तो पता ही नहीं था आप इंजीनियर हो। अरे बेटा, बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं पता अभी। देखो चलते जाओ बच्चों, है ना। नो डाउट आप ध्यान से डायग्राम देखें, बातों में ना आए मेरी, ध्यान से डायग्राम को समझ ले क्या हो रहा है ना। अब इस dx एलिमेंट पे बेटा कितना चार्ज रखा रहता है अपने पास, dq चार्ज रखा रहता है। ऐसे ही dx एलिमेंट पूरी की पूरी रिंग पर होंगे, और ये पूरी रिंग पे भी बहुत सारे dq चार्जेस होंगे, है ना। और उन्हीं चार्जेस का इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं dq का, तो मेरे को कैपिटल Q चार्जेस मिल जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना? ओके। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थीटा बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये थीटा, तो ये भी थीटा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, DE cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, DE sin थीटा। और ये मेरा DE, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से चार्ज dq की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। और DE क्या होगा बच्चों, DE हो जाएगा मेरा k dq बाय इसका स्क्वायर, यानी कि r² प्लस r²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? DE समझ में आया कैसे हुआ? KQ/r² है यार, तो k q कितना, छोटा सा चार्ज dq, तो dq अपॉन r² मतलब उस डिस्टेंस की, dq चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। तो dq चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, r थोड़ी है यार, छोटा वाला r थोड़ी है यार, ये है ना, √r² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करना है, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर किया तो यार, है ना, रूट हट गया। ठीक है साहब, ये था छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE आई है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब जैसा कि हम पहले करते थे, है ना, क्या करूं, लैम्डा लिखूं, है ना, लैम्डा इक्वल्स टू dq/dx, ऐसा कुछ, है ना। सोच रहे होंगे आप ऐसा ही होगा, सोच रहे हो ना कि ऐसा ही होगा सर, कि भाई क्या करो आप सर,
आप लिख दो इसको कि भाई फलाना ढंग का करके लिख दो। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, क्या यहाँ पर भी मेरे पास दो कंपोनेंट हुए कि नहीं हुए? एक तो हुआ ई एक्स, वो क्या हुआ डी कॉस थीटा, एक हुआ ई वाई, वो क्या हुआ डी साइन थीटा। पिछली बार मैंने सिमेट्री से डी वाई ई वाई को मार के बताया था आपको, है ना? क्या इस बार भी वो मरेगा? इस बार भी क्या वो खत्म हो जाएगा? तो सर उसका जवाब तो ये है कि जितने डी नीचे आए उतने ही डी ऊपर आने चाहिए, तभी वो ई वाई क्या हो जाएगा? खत्म। समझ पा रहा हूं मेरी बात? जितने जो आपके ये डी नीचे आए उतने ही डी ऊपर आए, तो उनके कंपोनेंट जो इधर होंगे वो इधर वाली इसके कंपोनेंट जो इधर होंगे उससे कट जाएगा। तो बाय सिमेट्री पिछली वाली क्लास जरूर देखना मेरी, उसमें मैंने बताया कैसे सिमेट्री से ई वाई जो है कंपोनेंट जीरो हो जाता है आपका, अगर बीच में हो पॉइंट तो, है ना? आर्क में बीच में लिया था आपने बाइसेक्टर में, है ना? तो किस तरह से वो ई वाई जीरो हो जाता है। जब अपने वायर का केस किया था एक पहला बाइसेक्टर वाला, तो उसके अंदर भी ई वाई जीरो हो गया था, है ना? तो ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या इस रिंग के बिल्कुल सेंटर से एक्सिस पे, मतलब इस रिंग की एक्सिस पे ले रहे हैं कोई पॉइंट, है ना? वो भी बिल्कुल बीचों बीच है। तो अभी देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे आप कहोगे सर फिर हमने डी फाई या डी थीटा ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, है ना? तो आप देखो भाई वहाँ पर एंगल वेरी कर रहा था, यहाँ पर देखो यदि मैं यहाँ से यहाँ तक यूँ जा रहा हूँ ऊपर, ये रिंग है ना पूरी, ये पूरी रिंग है ना? अब आधे पे आ जाओ आप, यहाँ पे ये पूरी रिंग थी, है ना? ये पूरी रिंग थी, यहाँ आधे पे आ जाओ। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट बनाया, देखो। तो यहाँ से जब मैं एलिमेंट बनाना चालू करूंगा, बहुत सारे डीक्यू 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 डीक्यू, उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे नीचे आएगी, और नीचे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाली जो है रिंग, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो रिंग है, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। उन इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो बचेगा क्या? सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे इस बार, सिर्फ एक्स कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो आप क्या लिख दो यहां पर, बाय सिमेट्री ई वाई इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना रहा? बस हमें कैलकुलेट करना रहा सर सिर्फ ई एक्स। तो ई एक्स को कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है ना? ई एक्स को कैलकुलेट किया जाए। अब समझे होंगे आप ये मेरी बात, समझे कि नहीं समझे, है ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बेटा, और पिछली क्लास का डेरिवेशन जरूर देख लेना आर्क वाला, है ना? सिमेट्री से हमने कैसे ई वाई वाले कंपोनेंट को उड़ा दिया था, बाद में प्रूफ भी करके बताया था, ठीक है? देखिए देखते जाइए अब आगे। अच्छा साहब सर सही है, समझ में आ गया हमको, ई एक्स हो गया डी कॉस थीटा। पर सर इसमें अभी भी एक बात समझ में नहीं आई कि आपने लैम्डा तो लिया ही नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एक्स, फिर वो आर का एंगल इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला ले लो, या वो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला ले लो, वायर के अंदर जैसा किया था वैसे ब्रेक करके सर आपने जो है एंगल की फॉर्म में डी थीटा या डी फाई लेके आए थे। आप डी थीटा तो लेके आए थे वायर में, डी फाई लेके आए थे भैया पिछले वाले जो आर्क का डेरिवेशन किया था उसके अंदर, है ना? लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी नहीं लेके आए। तो उसका आंसर ये है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, गर्मी बहुत है, ध्यान से समझना। ये रिंग है, ये एक रिंग है, मैं बिल्कुल एक्सिस पे हूँ उसकी, मेरी जो नाक है ना, ये मेरी नाक जो है बिल्कुल एक्सिस पे, या मेरी आंख जो है वो बिल्कुल एकदम एक्सिस पे है रिंग की। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब जो मेरी आंख है वो बिल्कुल एक्सिस पे है अगर रिंग की, ठीक है? ध्यान से देखना। तो एक बात बताओ, मैंने अभी एलिमेंट माना है ऊपर यूं, है ना? तो मैं इससे यूं देख रहा हूं, देखो ऊपर, है ना? तो ये वाला जो एंगल है थीटा, वो थीटा बन रहा है, ठीक है साहब। अब मैं एक काम करता हूँ, इस dx को इधर लेके जाता हूँ, रिंग पे यूं पूरे पे मूव करता हूँ। तो इस dx को जब भी मैं पूरे पे मूव करूंगा तो देखो ये वाला ये हाथ है मेरा, है ना? अब इसको मैं मूव, ये थीटा बन रहा है, अब मैं इसको ऐसे से मूव कर रहा हूँ, देखो 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 इधर से देखो 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 देखो। अरे यार ये जो थीटा है कभी भी चेंज हो रहा है क्या भाई? अगर मैं इस dx को इस पूरी रिंग पे मूव करूंगा तो आपको 2D में देखने से जरूर लग जाएगा सर ये नीचे आएगा तो ये थीटा कम हो जाएगा, लेकिन थीटा कम नहीं होगा भाई। देखो ना 3D में, देखो ना 3D में ये थीटा यूं जो है वो यूं जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? अभी ध्यान से समझना, ये वो लाइन है एक्सिस, ये एंगल बन रहा है। अब ये देखो कैसे बताऊं, ये देखो ये डस्टर है, ठीक है? ये एक्सिस है मान लो, ये वो पॉइंट है, इनके बीच में एंगल कितना है? यहाँ पर ये थीटा है ना? अब वो dx को मैं देखो आगे मूव कर रहा हूं, वो dx यूं मूव कर रहा है यूं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखो नीचे इधर की साइड यूं, तो ये एंगल, ये देखो एंगल कहां चेंज हुआ? थीटा ही तो है अभी भी। समझ में आया?
है ना। तो जब ये मैं इसको इस पूरी रिंग के ऊपर मूव करने जा रहा हूं अगर, तो ये थीटा एंगल चेंज होने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब भी मैंने ऊपर ही ऊपर माना है वो पॉइंट, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछेगा, इसलिए कहा था इमेजिनेशन थोड़ी हाई होनी चाहिए अपनी, है ना। आप खुद ही देख के चलिए भाई, अगर ऐसा है तो ये देखो, अगर मैं रिंग के आसपास, पूरी रिंग तो यूं है ना यार, ये रिंग है, इस रिंग पे अगर मैं पूरा घुमाऊंगा तो ये एंगल देखो कहां चेंज हो रहा, थीटा है, थीटा 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 थीटा, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो हमेशा थीटा ही रह रहा है। आई समझ में यार बात? यार नहीं आई? आ गई होगी, नहीं आए तो पूछ लेना बच्चों, ठीक है। चलिए, आई होप मैंने आपको समझा दिया ये चीज, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेमडा तक का यूज नहीं होगा इसमें। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, याद रखना रिंग का, है ना। d इक्वल्स टू के डी क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, थैंक यू, रूट हट जाएगा, है ना, स्क्वायर करोगे तो ओके। और ई वाई जो है वो सिमेट्री से कैंसिल हो जाएगा, ई एक्स कैलकुलेट करना है, आ जाइए ई एक्स पे। तो ये हमारा क्या है, ये डी एक्स है एक्चुअली, ई एक्स थोड़ी होगा यार, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, ठीक है ना। तो डी एक्स पे आते हैं अपन। तो डी ई एक्स कितना दिया हुआ है मुझे डी ई एक्स दिया हुआ है डी ई कॉस थीटा, ठीक है साहब, ओके साहब, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे अगर इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, करना पड़ेगा यार, थोड़ी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स, चलो आ जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा ना तब, ओके। इंटीग्रेशन फिर, ठीक है। अब देखो भाई, डी लिख रहा हूं, क्या है साहब, के, तो के, अब वो डी क्यू है तो उसको लिख लो इधर डी क्यू, ठीक है साहब, अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, बस यही है ना, पावर थोड़ी है कुछ भी, ठीक है, रूट था वो हट गया था स्क्वायर करने से, ठीक है सब समझ में आ रहा है ना, ओके। अभी पूरा नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, अभी सिर्फ ये लिखा है, डी लिखा है अभी सिर्फ मैंने, अभी सिर्फ डी लिखा है। अब ये कॉस थीटा लिखना है मुझे, तो कॉस थीटा देखो लिखो, थीटा वेरी कर ही नहीं रहा तो वो कांस्टेंट है, थीटा वेरी नहीं कर रहा तो वो थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अब कॉस थीटा अगर कांस्टेंट है तो मैं उसको लिख सकता हूं, कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा क्या होता है यार, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस, बेस क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, कैपिटल आर परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, ये आर है, ये आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये है, समझ में आ गया। तो इस कॉस थीटा की जगह ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस थीटा की जगह मैं लिखने जा रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि छोटा वाला आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट, रूट मतलब होता है बेटा पावर हाफ, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर हाफ, देखो यहां पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1, और मुझे लिखना क्या है यहां पर एक और, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, है ना। तो इसको गधा मानूं तो गधा की पावर 1 और गधे की पावर हाफ, तो गधे की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस हाफ यानी 3/2, डेढ़ होगी, नहीं होगी। दोबारा समझाता हूं, देखो समझो, ये आर भी नहीं लिखता ना, दोबारा समझा रहा हूं, यहां पे लिख भी देता हूं कि cos थीटा विल बी इक्वल्स टू, cos थीटा क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट नहीं लिखता, रूट की जगह क्या लिखता हूं, इसकी पावर हाफ। जब आप यहां पर उसको रखोगे आर और इस पावर, इसकी पावर हाफ यहां रखोगे तो ये पावर 1 और ये पावर हाफ, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ यानी 1 प्लस 1/2, यानी 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2, ठीक है ना। तो ये 3/2 लिख देता हूं यहां पर, मैं क्या लिखता हूं, 3/2। समझ में आया कि नहीं आया ये कॉस्ट, भाई हमें डी थोड़ी लिखना था, बस डी तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लिया था मैंने, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा लिखना था ना, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट है कॉस थीटा भी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है आर तो आर छोटा वाला आर, और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो EX क्या है मेरे पास, के आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में सिर्फ ये सब कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, सिर्फ
इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू यहां पर कुछ और चीज वेरिएबल है नहीं बेटा, ना लेंथ वेरिएबल हो रही है, ना लेंथ को वेरी कर रहा हूं तो ना एंगल वेरी हो रहा है ना, तो इस वजह से हमारे सिर्फ चार्ज ही रह गया वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रिक समझ लेना इसकी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मीन्स पूरा का पूरा चार्ज यानी कैपिटल क्यू। तो के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स, काम खत्म। डायरेक्शन भी बता दिया साथ में, समझ जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, रिंग की एक्सिस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये रहा कि के क्यू आर अपॉन छोटा वाला आर का स्क्वायर प्लस बड़े वाले आर का स्क्वायर की पावर 3/2। जहां पे बड़ा वाला आर क्या है, रिंग की रेडियस है, छोटा वाला आर क्या है, छोटा वाला आर उस रिंग के सेंटर से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्यू के क्यू पूरे की पूरी रिंग के ऊपर चार्ज है। समझ में आ गया हुआ है, आ गया ना? चलिए ई वाई जीरो, तो ये ई एक्स जो है ना वही ई इफेक्टिव हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बायोसिमेट्री? ठीक है, तो ये पूरा आपका रिंग का डेरिवेशन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं बच्चों में, है ना? मिटा दूं क्या? नहीं, अभी नहीं मिटाता। देखो एक काम करते हैं, एक केस ले लो, डेरिवेशन समाप्त मत करो, एक केस ले लो इसके अंदर, है ना? इसको पॉज करके पहले नोट कर लेना अच्छी तरह से भैया ना। चलो इसके अंदर अब मैं मिटा दिया इसको मैंने, इसको नोट कर लेना भाई सबके सब। केस 1, ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं इसमें। अब केस 1 क्या है, EFI एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इस रिंग के सेंटर पे कितनी होगी भाई? तो सेंटर के लिए क्या होगा भाई, सेंटर पे देखो, अगर इस पी पॉइंट को अगर मैं सेंटर पे लेके चल जाऊंगा तो ये आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, छोटा वाला आर 0 हो जाएगा, है ना? तो छोटा वाला आर क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, छोटे वाले आर को 0 करो, ये पूरा 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि हमको क्या पता चला कि सर रिंग, एक चार्ज रिंग है हमारे पास, तो उसके सेंटर पे उस पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, है ना? अरे आ गया होगा, ठीक है सर। न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक दो बहुत अच्छे मैकेनिक्स से लिंक्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज इंट्रोड्यूस करूँ मैं दूसरे तरह के डेरिवेशन। दूसरे तरह का डेरिवेशन नहीं निकालनी, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटीज की वजह से नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से अपन ने रॉड वायर की वजह से 2 डेरिवेशन किए, आर्क की वजह से 1 डेरिवेशन किया, और रिंग की वजह से आज ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटीज के डेरिवेशन खत्म होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आप लोगों को। और कल नहीं, आज ही हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें हमको पता है हमको किसका करना है, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का तो हम बाद में करेंगे इसे ही। तो हमें किसका करना है, क्या बचा, डिस्क। ध्यान देना चाहिए, डिस्क, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर बच गए हैं। तो डिस्क की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख रहे हैं आज। ध्यान से करिएगा बच्चों, बहुत अच्छे डेरिवेशंस हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना? अब अच्छा, ये थोड़ा चक्कर नहीं आना चाहिए। अगर किसी को चक्कर आने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो पानी पी के आ जाए, डेरिवेशन थोड़ा सा ऐसा है ना? हाँ, चक्कर नहीं आना चाहिए। बाद में एक तो बोलो सर आपने बताया ही नहीं, हमको तो चक्कर आ गया, हमको तो अंधेरा दिख रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, है ना? अब कौन से पॉइंट पे, वही वाला पॉइंट होगा जो हमने रिंग में लिया था, मतलब ऐसा ही पॉइंट होगा, वही एक्सिस पे, उसी पे निकालेंगे हम डिस्क की वजह से, है ना? चलिए करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, तो देखिए अब मैं बना रहा हूं डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, वो डिस्क, वो डिस्क, डिस्क। अच्छी नहीं बनी यार, अच्छी बनाता हूँ, देखो और ज़्यादा अच्छी।
बहुत अच्छी, है ना। ये डिस्क 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 डिस्क, है ना। अच्छा, ये डिस्क यहाँ से आ रहा, देखो ये एक्सिस इसकी, और यहाँ तो दिखाई नहीं देगी लेकिन यहाँ से दिखाई देगी, ये इस तरह से ये डिस्क, है ना। और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास P, है ना, उसके ऊपर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिस्क माने क्या बेटा? डिस्क माने ये बीच में से भरा हुआ है ना। डिस्क मतलब क्या हुआ यार? डिस्क मतलब अब जो है रिंग नहीं है ये, रिंग तो है, रिंग भी ऐसी बनाई थी, याद करिए, है ना। रिंग भी ऐसी बनाई थी, वैसे 11th क्लास में सब पढ़ चुके हैं आप डिस्क क्या होता है, रिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अब ये बीच में से भरेला है ना, खाली नहीं है वो, भरेला है ना। ओके, इसकी जो पूरी की पूरी वो है क्या, वो मतलब रेडियस, वो क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। अच्छा, अब देखिए बच्चों होता क्या है। अच्छा, यहां से क्या डिस्टेंस है? इस O पॉइंट से, इस O पॉइंट से ये जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, वैसे तो मैं एक्स लेता, लेकिन अभी तक हम आर ही मानते हुए आ रहे हैं, तो छोटा वाला आर ही मान लीजिए, ठीक है ना। छोटा वाला आर डिस्टेंस है, ठीक है साहब। चलिए अब देखिए बेटा, वैसे तो मैं जानता हूं कि भाई डिस्क जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस डिस्क पे मान लेता हूं मैं, सिग्मा दे रखी है, टोटल चार्ज क्यू दे रखा है ना। अब लैम्डा थोड़ी देगा यार। अब क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, है ना। ओके, चलिए भाई, इस P पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डिस्क की वजह से, ठीक है। तो किस तरह से मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एट अ पॉइंट लाई ऑन एक्सिस ऑफ द डिस्क एट अ डिस्टेंस छोटा वाला r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बोलने लग गया यार, है ना। हाँ, देखो अब बेटा आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं, है ना। हम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो क्या करते थे, एक एलिमेंट छोटा सा, उस लीनियर एलिमेंट ही हम छोटा सा काट लेते थे, dx dl dy dx जो भी आप मानो ना, तो हम छोटा सा एक एलिमेंट ही काट लेते थे, है ना। और लैम्डा इक्वल्स टू उसके ऊपर dq बिठा देते थे, तो dq अपॉन वो dx या dl या dy जो भी आप करते थे वो कर लेते थे। याद है ना आपको, डेरिवेशंस में अभी तक आपने यही किया है। लेकिन अब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब हमें चार्ज अपॉन एरिया लेना है, ठीक है। और इसमें हमें जो ब्रेक करना है, तो ब्रेकिंग की एक क्या बोलूं मैं आपको, ब्रेकिंग का एक तरीका होता है। अब इसमें भी हमें हमारा जो चार्ज है, इस पूरी की ये जो चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज जो है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज ही मानता हूं मैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इस पूरी डिस्क में इस तरह से भरा हुआ है बेटा, है ना। इस पूरी डिस्क में इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है। तो अब आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पूरी सरफेस पर चार्ज है, पूरे के पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। कहीं एक लीनियरली नहीं है, वो पूरा सरफेस पर फैला हुआ है पूरी डिस्क के, है ना। तो अभी भी आपको मानना यही है कि यहाँ पर ये डिस्क है, उसके पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपने, ठीक है। समझ में आया होगा मेरी बात आपको? क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना भाई? ओके ओके, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसका तरीका, इसका ब्रेकिंग का तरीका क्या होता है, फटाक से बताता हूं आपको। इसके ब्रेकिंग का तरीका ये होता है कि यार ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क कैसे बनी होगी, या इस पे जो क्यू चार्ज फैला होगा ये किस तरह से फैला होगा, कोई सिमेट्री बन सकती है क्या इसके अंदर? बिल्कुल बन सकती है। ब्रेकिंग हमेशा सिमेट्री से होती है ना। जैसे हमने एक छोटा सा लीनियर एलिमेंट काट लिया, फिर बोल दिया कि पूरा का पूरा डीएल बहुत सारे होंगे जिन पे सब पे डीक्यू होंगे, है ना। अब यहाँ पर ब्रेकिंग का क्या तरीका है, देखो हम क्या मानेंगे कि ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है। देखो समझो, पहले ये चिन्नी सी रिंग होगी इतनी सी, फिर उसके ऊपर एक और रिंग होगी, 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 फिर उसके ऊपर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग। ऐसी बहुत सारी, बीच में भी जगह जो खाली है वो खाली जगह भी मत छोड़ो आप। ऐसी बहुत सारी रिंग से मिलकर, ऐसी बहुत सारी रिंग से मिलकर ये डिस्क बनी होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत सारी छोटी से डिस्क से लेकर इतनी आर रेडियस की, कैपिटल आर रेडियस की जो डिस्क है ना, ऐसी बहुत सारी डिस्क रिंग, बहुत सारी रिंग अगर मैं बना दूं तो मेरी एक डिस्क रेडी हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो मुझे इसमें ऐसी तरह से ब्रेकिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक्स dx, अब देखो क्या है, मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके एक रिंग मान सकता था,
लेकिन क्योंकि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा तो मुझे उस रिंग की भी थोड़ी बहुत थिकनेस माननी पड़ेगी, क्यों, ताकि मैं उस रिंग का एरिया ले पाऊं। अब रिंग का कोई एरिया नहीं होता, रिंग का तो एक सीधा यूं है, लेकिन उस रिंग का एरिया हो सकता है अगर उस रिंग की थोड़ी थिकनेस हो तो, ठीक है। तो मुझे उस रिंग की भी थोड़ी सी थिकनेस माननी पड़ेगी, छोटी सी थिकनेस माननी पड़ेगी मुझे उसकी, है ना। तो उस थिकनेस को मान के मैं क्या मानूंगा कि x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक रिंग मेरे पास है। जैसे आप x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एलिमेंट मान लेते थे, ऐसे ही अब x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ की एक रिंग माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी रिंग से मिलकर ये पूरी की पूरी डिस्क हमारी तैयार हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप जब करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ओके, मैं क्या मानता हूं बच्चों कि ये मेरे पास एक इसी तरह की ये मेरे पास एक क्या है, ये रिंग है बच्चों, है ना। अब ये रिंग है, इस रिंग को मैं थोड़ी सी थिकनेस प्रदान कर देता हूं ताकि मैं इसका एरिया भी ले पाऊं। तो इस रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो मैं इस रिंग को थोड़ा सा थिकनेस प्रदान कर दे रहा हूँ। वाह, क्या थिकनेस प्रदान की है अरुण सर, मजा आ गया, मतलब डायग्राम में, है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, अब ये सब 3D में पड़ा हुआ है यार, आप ये मत सोचना कि ऐसे यहाँ से पास में, यहाँ से दूर में, ये 3D में है। अब 3D में देखो कि ये पूरी डिस्क थी मेरे पास गोल गोल, और डिस्क के अंदर मैंने एक रिंग मानी है ना, जिसकी थिकनेस है कुछ, है ना। 3D में देखना उसको। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला आपसे, ध्यान से देखिएगा कि एक x डिस्टेंस पर, अब मैं ऊपर भी मान सकता था x, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, पर ये भी मान लो x डिस्टेंस पर ये जो थिकनेस है मैंने मानी है, वो थिकनेस कितनी मानी है मैंने, dx थिकनेस मानी है। और इस पूरी dx थिकनेस की जो ये रिंग है, इसके ऊपर चार्ज कितना रखा हुआ है बच्चों, dq चार्ज रखा हुआ है। अच्छे से इस डायग्राम को देख लो, पूरा फंडा यहीं से क्लियर होगा आपका, जो भी होगा ध्यान से देख लो, पूरा फंडा यहीं से क्लियर होगा बच्चों। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पूरी की पूरी डिस्क थी, है ना, हमने माना कि सिग्मा चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू, पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज है। हमने क्या माना कि बहुत सारी रिंग से मिलकर, बहुत सारी छोटी से बड़ी लेकर, आर रेडियस की बड़ी तक लेकर रिंग से ये मिलकर बनी हुई है डिस्क हमारी, है ना। और हमने क्या माना कि भाई एक्स डिस्टेंस पर एक dx लेंथ की रिंग मान ली, है ना, और उसके ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है, पूरी रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है dq चार्ज, छोटा सा चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी की पूरी रिंग के ऊपर। समझ में आया मेरी बात? हाँ, है ना। चलो, तो अब हम यार इसके ऊपर कैसे चार्ज dq बहुत सारे रखते हैं। अब हमने एक रिंग मान ली, तो रिंग की वजह से, इस छोटे से चार्ज dq के वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है वो मुझे मालूम है कि वो कैसे होगी, याद ही थी आपको, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, है ना। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड D निकाल लोगे आप, जो कि इधर की साइड ही होगी बस, D cos थीटा, जो dEx निकला था आपका, है ना, ठीक है ना। और ये तो खत्म हो ही गया था, है ना, तो सिर्फ वही आई थी। याद करो, मैं पूरा लिखना नहीं चाह रहा, वो लिखना भी नहीं है आपको। आप तो बस ये याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इफेक्टिव आई थी, अभी वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूं मैं उसको, वो कितनी आई थी, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहाँ नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ यही बोल रहा हूं अभी कि इस रिंग की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी हो तो वो पूरी की पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी नहीं। इस रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी हो तो वो तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो एक इस छोटी सी रिंग की वजह से है। ऐसी रिंग तो बहुत सारी बनेंगी, है ना। चलिए, तो वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, वो देखिएगा, है ना। वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, देखिएगा, D इक्वल्स टू, अभी हमने याद किया था फॉर्मूला, क्या होती है रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होती है बेटा, यहाँ लिख लेता हूँ, E इक्वल्स टू KQR/R² प्लस R² की पावर 3/2, यही होती है ना। अरे यही होती है कि नहीं होती है यार, बोलो यार, मैं ऐसे कहने ऐसे, यही होती है ना, होती है। तो K Q, वहां पे तो वो Q चार्ज इस पूरी की पूरी रिंग पर जो चार्ज था वो था, यहां पर इस पूरी की पूरी रिंग के ऊपर मैंने कितना चार्ज माना है, dq, तो K dq। R वहां पे यही चीज थी, वो भी R थी, ये भी R है, इसलिए यही R होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, R। तो देखो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं जरूर, ठीक है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि R क्या है, कैपिटल R क्या है, Q क्या है, समझ रहे हो, वरना मैं KQ लिख देता यहाँ पे गड़बड़ हो जाती फिर तो, ठीक है ना। तो K
चार्ज क्या है यहाँ पर इस रिंग के ऊपर, डी क्यू। ये आर वही डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है इस रिंग की वजह से। हाँ साहब वही है, तो आर लिख लिया अपॉन ये आर स्क्वायर वही है, और कैपिटल आर भी कैपिटल आर नहीं है। देखो ध्यान से देखो दोबारा, वहां पर वो कैपिटल आर क्या था, रेडियस ऑफ द रिंग। यहां पर रिंग की रेडियस कितनी होगी, ये एक्स होगी कि नहीं होगी। ये जो रिंग आपने मानी है इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर तो डिस्क की रेडियस है यार, ये एक्स है इस रिंग की रेडियस, ठीक है। तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। समझ में आया होगा यार आपको, आया ना, कंपेयर करके देख लेना एक बार और, ठीक है। मिटा रहा हूं उसको, चलिए। तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आई ई इफेक्टिव, और ये उधर की डायरेक्शन में होगी इस रिंग की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उधर की डायरेक्शन में होगी, इस रिंग की वजह से निकाली है मैंने अभी ये डिस्क की वजह से नहीं निकली, ये सिर्फ रिंग की वजह से निकली छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेंटर से लेकर पूरी रेडियस तक, तब जाके ये पूरी डिस्क बनेगी, बहुत सारी रिंग मिलकर, है ना। चलिए देखते हैं भाई आगे। थोड़ा सा अच्छा डेरिवेशन है ये, ध्यान से समझ के करना होगा वरना कहीं पे भी गलती हो सकती है। ध्यान से देखते जाइएगा क्या हो रहा है। सर क्या करा रहे आप, ओ सर रे, अरे इट्स लाइक ए गेम यार, आराम से खेलते जाओ, बहुत मज़ेदार गेम है ना। ऐसे भी तो घर पे पड़े होगे, क्या करोगे यार, अब अच्छा तो गेम है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं यार बेटा, मज़ेदार चीज़ें हैं, और कोई बच्चे को पढ़ने को नहीं मिलता है, सब डायरेक्ट फॉर्मूले बता देते हैं, करा देते हैं, ठीक है। इतना ऐसे डेरिवेशन नहीं कराता है भाई। देखो ध्यान से देखना भाई क्या हो रहा है। अब देखो बेटा यहीं पे थोड़ा गेम खेलते हैं, है ना, थोड़ा सा गेम देखना क्या खेल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा क्या गेम है। गेम ये है मेरा बेटा कि अभी तक मैं लैम्डा के बारे में बात करता था, अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, सिग्मा के बारे में। तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा कैपिटल चार्ज Q अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया होगा पूरा डिस्क का एरिया। कैपिटल Q चार्ज तो किस पे है, पूरी डिस्क पे, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई और कैपिटल R का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया ये चीज, ओके। खैर इसको सिग्मा ही रहने देते हैं हम। अच्छा सिग्मा एक और चीज भी होगी बच्चों, सिग्मा अब इस रिंग की वजह से भी निकालो आप, है ना। तो सिग्मा इस पे चार्ज कितना है, dq अपॉन इस रिंग का एरिया कितना है जिस पर ये चार्ज फैला हुआ है, लेंथ नहीं, पूरा एरिया निकालना है अपन को। तो आप देखो ये रिंग है बेटा, ध्यान से देखना बच्चों सारे के सारे, मैं पूरा बड़ा वाला मेथड नहीं बता रहा, इसका कन्वेंशनल मेथड नहीं बता रहा, सिंपल शॉर्ट मेथड। अगर ये मेरे पास एक रिंग है कुछ थिकनेस की, है ना, अगर मैं बोलूँ ये थिकनेस कितनी है, dx है भाई, है ना, और बोलूँ कि ये जो रेडियस है वो कितनी है, r है भाई, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। ये एरिया तो यही है, बस बीच में तो खाली है ना, अभी तो यही मानूंगा ना भाई, खाली है नहीं वैसे, लेकिन अभी तो यही मानूंगा ना कि मेरे को सिर्फ उसका एरिया निकालना है जिस पर dq चार्ज हो आपका, है ना। चार्ज अपॉन जितना चार्ज उतना एरिया, ये dq चार्ज कितने एरिया पे पड़ा हुआ है, इतने एरिया पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको एरिया को मेरे को निकालना, तो कैसे निकालूंगा बताओ, है ना। या तो आप पूरा कन्वेंशनल मेथड देखना चाहते हैं तो पाई इंटू आर प्लस डी एक्स का, नहीं एक्स है ना ये डिस्टेंस यार, हाँ एक्स है, तो एक्स प्लस पाई इंटू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, यहां से यहां तक, यहाँ यानी आपने यहाँ एक्स प्लस डी एक्स यानी आपने रेडियस ये मानी, तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब ये पूरा एरिया हो गया। इसमें से माइनस कर दूं अगर मैं, पाई इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना, ये अंदर वाला माइनस कर दूं, पाई एक्स स्क्वायर माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना। करके देखो यार जल्दी जल्दी क्या आ रहा है, पाई यहाँ से x को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर आएगा बाहर, यहाँ 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, मैं करके बता चुका हूँ पहले ये, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ देखिएगा भाई। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूंगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है अगर, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर x बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाती है, 1 प्लस एन एक्स, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स की पावर 2 माइनस 1 ये बच जाएगा, यहाँ से भी पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखो ध्यान से, ये पाई ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अंदर क्या होगा, 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बहुत छोटा है तो डी एक्स बाई एक्स तो और भी छोटा होगा, यानी 1 प्लस एक्स बहुत छोटा है, ये पूरा एक्स मानूँ अगर मैं, तो 1 प्लस ये एक्स बहुत छोटा है,
तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 डी एक्स बाय एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, 1 से ये 1 कैंसिल, तो ये x से, अब ये तो हट ही गया पूरा, ये x से ये एक x भी कैंसिल, तो क्या हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स, कितना हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स। आया कि नहीं आया ये एरिया, है ना, एरिया छोटा सा एरिया डी ए, छोटा सा एरिया आया नहीं आया, आया ना समझ में। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत सिंपल सी। अभी ये जो इसको भूल जाना है, कन्वेंशनल मेथड है, इसको याद मत रखना, वरना आपको सर क्या करा रहे हो। अभी ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ और इसको यूँ खोल के, देखो ध्यान से, इसको यूँ खोल के यूँ लंबा बिछा लेता हूँ, है ना, तो ये जो रिंग है वो आपकी ऐसी बिछ जाएगी यूँ, है ना। थिकनेस कितनी थी इसकी dx, ये वाली डिस्टेंस, है ना, और लेंथ कितनी है इसकी, वो कितनी होगी, ये पूरी यहां से लेकर यूं लेंथ, तो x रेडियस है, x रेडियस का ये पूरा चक्कर घुमा दो, यानी पेरीमीटर ऑफ या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई r, है ना, तो 2 पाई रेडियस कितनी है x है, तो 2 पाई x, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई x। अब यानी यार या तो इस रेक्टेंगल का एरिया ले लो या इस पूरे का एरिया ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि मैंने इसको ही तो तोड़ के यूँ बिछाया है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया डी ए विल बी इक्वल्स टू ये 2 पाई एक्स और इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी डी एक्स। समझ में आ गया होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कन्वेंशनल मेथड है, दोनों ही तरीके से 2 पाई एक्स डी एक्स, एरिया मेरा आ गया है। किसका एरिया आ गया है, ये उस रिंग का एरिया आ गया है जिस पर एक उस छोटी सी रिंग जो मैंने मानी थी उसका एरिया आ गया है जिस पर मेरा डी क्यू चार्ज रखा हुआ है। समझ में आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके अगर उतारना हो तो उतार लेना, नहीं तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्ट यहां से देखकर आप बोल देने चाहिए एरिया क्या है। दोबारा समझना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहां से देख के आप बोल देने चाहिए कि सर ये dx लेंथ है, dx थिकनेस है इसकी, dx थिकनेस है ठीक है, और x रेडियस है इसकी, तो सर ये पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस हो गया वो इनटू थिकनेस कर देंगे हम, काम खत्म। ठीक है ना भाई, ओके। चलो तो मैं इन सबको तो मिटा रहा हूँ, क्रॉस करके उतार लेना अगर नहीं आया समझ में तो, ना ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ भाई। तो एरिया मेरे को डायरेक्ट आ जाना चाहिए सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर इनटू थिकनेस, ठीक है ना, सर्कल के लिए। तो डी क्यू, ये डी क्यू चार्ज कितने पे पड़ा हुआ है, अभी अभी निकाला मैंने 2 पाई एक्स और dx पे। अब देखो आप थोड़ी सब कुछ बताने के बाद क्या है, आप मेन डेरिवेशन भूल गए होंगे। हमारे पास याद रखिए वो डिस्क थी, इस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखी हुई थी, क्यू टोटल चार्ज दिया हुआ था, है ना, और पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी थी, ये रेडियस उसकी कैपिटल आर थी, छोटा आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी रिंग मानी, मैंने बोला एक बहुत सारी रिंग से मिलकर ये डिस्क बनी हुई है, तो एक रिंग मानी मैंने जिसकी थिकनेस dx और रेडियस x थी, है ना, और आपको बोला कि यार पहले इस रिंग की वजह से यहाँ पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला निकाला था कि क्यू आर अपॉन छोटा वाला आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर की पावर 3/2। तो उसी फॉर्मूले से मैंने डी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से कितनी होगी, के डी क्यू इंटू आर अपॉन छोटा वाला आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस एक्स है इस रिंग की, तो एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, चार्ज यहाँ पर डी क्यू है, छोटा सा चार्ज इसे पूरी रिंग के ऊपर, है ना, वो निकाला। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यार सिग्मा एक तो होगा क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और एक सिग्मा होगा डी क्यू अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, है ना। वैसे ये काम की चीज़ नहीं है, पर मैंने बता दिया आपको कि सिग्मा एक्चुअली होगा क्या, है ना, सिग्मा ही काम की चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, डी क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, डी क्यू कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स सिग्मा, इधर लग गया इसको मैं, इंटू डी एक्स, नीचे वाली चीज पूरी है उधर, इसको इधर ले गया, तो 2 पाई एक्स डी एक्स और इंटू सिग्मा, यानी 2 पाई एक्स सिग्मा डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको याद रखना भाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे देना 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इक्वेशन वगैरह में देता नहीं है वैसे अभी, और आपको देनी है, ठीक है। चलिए ओके, इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाल लिया, हमने डी क्यू निकाल लिया, क्या निकलने वाला, तो यहाँ पर बस डी क्यू को पुट करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ये डेरिवेशन अच्छा है, मैंने पहले ही बोला था, डी क्यू इक्वल्स टू के डी इक्वल्स टू के डी क्यू, पहले आर लिख लेता हूं मैं, है ना, और उसके बाद फिर ये डी क्यू लिखने जा रहा हूं। डी क्यू क्या है मेरे पास, डी क्यू आया है मेरे पास 2 पाई एक्स सिग्मा
dx, तो देखो x को मैं इधर लिख लेता हूं, है ना, और सिग्मा को इधर ही रहने देता हूं, रीअरेंज कर रहा हूं, लिख वही रहा हूं, ठीक है। k और r तो था ही सही, तो k और r तो है ही सही। dq था तो dq की जगह 2 पाई x सिग्मा dx लिखना है, तो 2 पाई x सिग्मा dx रीअरेंज करके लिख दिया, क्योंकि dx था इसलिए x के साथ x ले लिया मैंने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, अब क्या है हमारे पास, ये तो हो गया पूरा, अपॉन dq लिख लिया मैंने पूरा, ओके, r लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अपॉन नीचे ये लिखना है, तो अपॉन क्या है मेरे पास, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही है, यही है ना भाई, ठीक है, ओके। तो यहां से ये इंटीग्रेशन काम खत्म, छोटा सा इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा, है क्या नहीं? नहीं आएगा? इंटीग्रेशन करके बताओ इसका, लिमिट बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, x की लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे आप, सोचो, ये x की लिमिट कहां तक, ये रेडियस ऑफ द रिंग है कि कितनी मिनिमम रेडियस से कितनी मैक्सिमम रेडियस आप रखोगे कि आपकी पूरी डिस्क बन जाए। ध्यान से देखिएगा, रिंग की रेडियस है x, तो कितनी मिनिमम रेडियस से कितनी मैक्सिमम रेडियस आप रखोगे कि पूरी डिस्क बन जाए, आंसर दो। हाँ, तो सर छोटी से छोटी रिंग मतलब 0 उसे लेकर हम कैपिटल R तक की रिंग अगर लेके आ जाएंगे, है ना, तो पूरी छोटी 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 बड़ी बड़ी रिंग करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मतलब पूरी की पूरी डिस्क हमारे पास कैपिटल R रेडियस की तैयार हो जाएगी। समझ में आया मेरी बात? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कोई नहीं कराता है डेरिवेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन में लाले पड़ जाते हैं। देखिएगा 0 से लेकर ये कैपिटल R तक लिमिट लगेगी, समझ में आया? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन देखिए किस तरह से होता है, रीअरेंजमेंट से होता है। आप क्या करो, देखना क्या करना है अपन को। अभी क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर इसका इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, इसको भी छोड़ देना है ना, इंटीग्रेशन पे काम करो अभी थोड़ी देर। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया बच्चों टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, छोटा वाला टी, ठीक है। अब करो इसको आप डिफरेंशिएट, इसको रीअरेंजमेंट मेथड बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन का। मैथ्स वाले आप पढ़ोगे, बायो वाले आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए देख लेना किस तरह से ऐसे खतरनाक इंटीग्रेशन होते हैं। वैसे आपके ज़्यादा काम तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आना चाहिए, है ना, एक आध बार कभी आ जाए तो डिफरेंशिएशन करना है आपको पूरे का विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, ये r तो कांस्टेंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका तो 0 हो गया r स्क्वायर का, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट नहीं है ना, x वेरिएबल है, तो x का डेरिवेशन का डिफरेंशिएशन करना है अपन को t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, x स्क्वायर का क्या हो गया 2 आगे आ गया 2x, और t के रेस्पेक्ट में करना है x का, तो dx/dt भी तो आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल्स टू, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना होता तो आता ना बेटा सिंपल। तो अगर हमें 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होता, 2x याद रखना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होता तो 2x आ जाता, क्योंकि dx/dx तो 0 हो जाता, मतलब 1 हो जाता। लेकिन यहां पर हमको इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो x स्क्वायर का 2x तो होगा ही होगा, लेकिन फिर dx/dt भी तो आएगा, यहाँ पे dx/dx थोड़ी है ना, dx/dt है। फिर t का t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t का क्या हो जाएगा 1, x के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंशिएशन होता है 1, है ना, तो t का कितना हो जाएगा 1। ये डिफरेंशिएशन वाली बात है, थोड़ी बहुत आनी चाहिए डिफरेंशिएशन आपको, मैंने पहले बोला था डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n कर लो, x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, है ना, तो x की पावर अगर 1 है आपके पास, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे होगा 1, ये 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 - 1, ये हो जाएगा आपका 1, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 × 1 1, है ना, तो x की पावर 1 यानी x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, ठीक है। आई होप आपको याद आएगा, है ना। चलिए भाई ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते रहिए, देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यानी कि क्या आया मेरे पास, यहां से मेरे पास आया कि 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt को ऊपर ले गया, है ना, ठीक है साहब। एक तो ये बात हुई, देखिएगा
ये सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहा हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन ये जो पूरा डेरिवेशन है ये यहाँ पे आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ टास्क होता है कुछ लोगों के लिए, ध्यान समझिएगा आगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को यहाँ से मिटाता हूँ। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, ये 2 जो था ना अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस 2 को हटा के अंदर लिख सकता हूँ मैं, अंदर लिखूँ बाहर लिखूँ कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा लिखता हूँ एक बार यार। तो de, ध्यान से देखिएगा, de विल बी इक्वल्स टू k, तो k, r तो r, पाई तो पाई, सिग्मा तो सिग्मा, ठीक है, ओके। अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 2x dx को क्या लिख सकता हूं मैं, dt, तो लिख लिया मैंने dt, अपॉन तो अपॉन, ये नीचे क्या बन जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है मैंने, t, क्या माना है मैंने, t, तो ये क्या हो जाएगा t, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, तो ये t अगर मैं यहां रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, t की पावर 3/2। अब ये t की पावर जो 3/2 में अगर यहां लिखूंगा नीचे, है ना, तो अच्छा थोड़ी लगेगा यार, इसको dt को लिख देता हूं इधर, dt, है ना, dt किसको लिखा मैंने, 2x dx को, ठीक है ना, 2x dx को dt लिखा। अब नीचे ये तो पूरा वाला खत्म हो गया ऊपर वाला, तो dt लिख दिया उसको, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब t, अब इस t की पावर 3/2 है, अब t की पावर 3/2 नीचे होगा तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3/2, अरे नहीं आया समझ में यार भाई, नीचे t की पावर 3/2 है, ऊपर आएगा तो t की पावर -3/2, ओके, ठीक है, अच्छा साहब, ओके। लेकिन अब देखो इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो गया सर, ये तो t की पावर n का करना है, t के रेस्पेक्ट में, t की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना, याद होगा आपको, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे t है, तो t की पावर n है, तो t की पावर n+1 अपॉन n+1 हमारा आराम से इंटीग्रेशन अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें हमें लिमिट की दिक्कत आएगी, तो लिमिट हम क्या करेंगे, देखो पहले x था, तो ये जो 0 x की लिमिट है, ध्यान से समझिएगा, ये 0 और r जो है ये x की लिमिट है, ये t की लिमिट नहीं है, तो आपको t की लिमिट बनानी पड़ेगी। देखो लोअर लिमिट बना रहा हूं पहले मैं, लोअर लिमिट कैसे बना रहे हैं बेटा, x की लिमिट देखो पहले x = 0, लोअर लिमिट क्या थी x की, x = 0, तो देख लो कि जब x = 0 रखूंगा तो t = कितना आएगा, वो t की लोअर लिमिट हो जाएगी, समझ में आया भाई, x की लोअर लिमिट 0 थी, तो x जब 0 है तो t क्या है, ये अगर देख लोगे तो आपको t की लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो देखो x को 0 रख दो, यहाँ पे x को जैसे 0 रखूंगा तो t कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो t = क्या आ जाएगा मेरे पास, t = मेरे पास आ जाएगा छोटे वाले r का स्क्वायर। तो लोअर लिमिट हो गई dt के, तो t की लिमिट आएगी, तो t की लिमिट लोअर तो क्या आ गई, छोटे वाले r का स्क्वायर। अब देखो अपर लिमिट की बात करते हैं, मैथ्स वाले बच्चों को बहुत फायदा होगा इससे, है ना, इसी से आप रीअरेंजमेंट वाला जो इंटीग्रेशन का मेथड है वो सीख लोगे, 12th क्लास में मैथ्स में आएगा भी सही आपके, है ना। तो देखिएगा अब अपर लिमिट क्या है x की, कि x = r, x की अपर लिमिट r है, तो यहां पर t = x की जगह क्या रख दो आप, r, तो t कितना हो जाएगा, x की जगह r, कैपिटल R रखते, r स्क्वायर छोटे वाला r का स्क्वायर प्लस x की जगह कैपिटल R रखना है, तो कैपिटल R का भी स्क्वायर, तो कैपिटल R का स्क्वायर, तो हमारी अपर लिमिट क्या हो गई, r स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। समझ में आया बेटा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यहां पर बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, डिस्क का अगर डेरिवेशन करना है आपको अच्छी तरह से तो खाली बेटा तो कर लेना। वैसे बायो वाले स्टूडेंट्स अगर इसको ना भी करें तो चलेगा, बिकॉज इतना आपके लिए आप एंड रिजल्ट जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहां के बाद यहां तक आप याद करें और यहां के बाद आप डायरेक्ट जो आंसर आएगा ना इंटीग्रेशन का वो याद कर लें, ठीक है, समझ में आया मेरी बात, यहां तक कर लें, उसके बाद जो आंसर डायरेक्ट आएगा वो याद कर लें। बायो वाले बच्चों के लिए, मैथ्स वालों के लिए तो कंपल्सन है, ये करना ही है उनको, है ना। चलिए, तो अब देखिए, वैसे मेरे ख्याल से बायो वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई टफ काम नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो बड़े आसानी के साथ, है ना। ये रीअरेंजमेंट मेथड कहलाता है, ये वाला पूरा ये जो मेथड मैंने कराया है ये रीअरेंजमेंट मेथड कहलाता है, जिसमें आप कुछ मानकर और फिर उसकी जगह इक्वेशन जगह पुट करके लोअर लिमिट अपर लिमिट भी बदल के बड़ी आसानी के साथ इंटीग्रेशन कर डालते हो। तो अब ये t की पावर n dt बन गया, t की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा -3/2+1। देखिए अब d आगे करते जाओ, d विल बी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्यूशन करता हूँ, देखो k क्या होता है बेटा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो आंसर आएगा वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में रहता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे चेंज करा दे रहा हूँ, है ना। कि क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो लिख लिया। आर की जगह आर ही लिख लो, पाई की जगह पाई लिखो, और सिग्मा की जगह सिग्मा लिखो, ठीक है। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं भैया, है ना, इंटीग्रेशन करते हैं। टी की पावर -3/2, -3 ये किसका ये हो जाएगा, टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, है ना। देखिएगा ध्यान से, होगा नहीं होगा। x की पावर n का क्या होता है, n x के रिस्पेक्ट में, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो t की पावर n का क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में, t की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो t की पावर n क्या था, -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट लगेगी r² से r² प्लस कैपिटल R के स्क्वायर तक। क्लियर है ये चीज, ओके। अब देखिएगा बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है, किया ना यहां तक पूरा अपन ने, ओके। चलो एक स्टेप यहां पे देखो जल्दी से एक बार और, d = ये क्या बच गया बच्चों, सिग्मा, आगे लिख लेना r, तो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये कितना बच गया बच्चों, ये बच गया t की पावर -3/2 यानी -1.5 और +1, प्लस का तो एक ही है और माइनस का 1.5 है यानी 1.5 है, तो माइनस का आधा बच जाएगा, एक गया तो माइनस के 1.5 में से, मतलब माइनस के 1.5 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का हाफ बच जाएगा ना। तो t की पावर -½ अपॉन -½ बचेगा नहीं बचेगा, ये इस पूरे पे लिमिट अभी लगाई नहीं है मैंने। r² से लेकर r² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर लिमिट लगेगी, ठीक है। सर ये तो खतरनाक हो गया सर, है ना। कुछ खतरनाक नहीं है बेटा, ध्यान से देखते जाइए क्या हो रहा है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर, फिर ऊपर वाला उधर वाला मिटाऊंगा ना। पहले इसको देखो, पॉज करके उतार लेना बच्चों क्या किया है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ध्यान से देखिए, d विल बी इक्वल्स टू सिग्मा r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब t की पावर -1/2 नीचे जाएगा अगर, तो t की पावर 1/2 बन जाएगा, है ना। तो नीचे जाएगा तो 1 अपॉन t की पावर 1/2, तो यानी कि √t होता है वो, है ना। t की पावर भाई t की पावर -1/2 ऊपर था, नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, t की पावर 1/2, तो यानी √t बन जाएगा। t की पावर 1/2 यानी हाफ, t की पावर हाफ क्या होता है, √t, तो √t बन गया। और नीचे कितनी से क्या था बेटा, नीचे था -1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, है ना। और माइनस तो नीचे ले लो, ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो, बाहर ले लो माइनस को। एक काम करो, ये बाहर माइनस को मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, देखो ये d ये इक्वल्स टू, ये माइनस मैंने यहाँ बाहर ले लिया, है ना। लिमिट के बाहर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो उसको आप लिमिट के बाहर ले सकते हो, तो इस 2 को भी मैंने बाहर ले लिया। लो, ये जो नीचे -1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी आई थी ना, इसको मैंने बाहर ले लिया। बाहर लोगे तो माइनस यहाँ आगे लगा दिया, और 1/2 था तो 2 को ऊपर ले गया, तो ये 2 ऊपर आ गया, सिग्मा r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस आगे आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा आपको इतना, ठीक है। और वो जो t की पावर -1/2 था वो नीचे गया तो √t बन गया, और t की पावर 1/2 बन गया नीचे आके, है ना। और ये 1, समझ में आया। ये r² से r² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, समझ में आया होगा आपको। अच्छा इधर इंटीग्रेशन करोगे आप, इधर भी तो इंटीग्रेशन करोगे ना यार, कहाँ गया भाई, हाँ इधर भी तो इंटीग्रेशन करोगे ना d का भी, तो ये d का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ई नहीं बन जाएगा क्या, ई बन गया ना यार। कब तक ई रखेगा, ये डी रखोगे भाई, ई बन गया। ये 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये माइनस सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बन गया ये। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, माइनस सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया ना, ठीक है। अब इसके अंदर डाल दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन, तो 1 अपॉन रूट ऑफ, तो रूट ऑफ r² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपर लिमिट तो रख दी, माइनस 1 अपॉन, अब लोअर लिमिट रखो, तो रूट ऑफ r² कितना होगा, r, भाई यहाँ पे t की जगह रखोगे r² रखोगे, तो r² का रूट क्या होता है, r हो जाता है ना।
और उधर तो पूरा ये आएगा रूट में। ठीक है साहब, आ गया था। ओके, अब देखो समझ में आया? ओके चलिए, अब मैं ये रीअरेंजमेंट मेथड को मिटा रहा हूं इधर से, देखिएगा, है ना। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना भाई, पॉज करके पहले ही सब। ठीक है, चलिए मिटाना पड़ेगा भाई, बड़ी मेहनत से अपन ने इंटीग्रेशन किया था, पर क्या करें। हाँ, ये हुआ भाई काम। ठीक है, देखो यहां तक पहुंचे अपन। अब E इक्वल्स टू, है ना, E इक्वल्स टू, देखो पेन में दूसरा यूज कर लेता हूं, ये थोड़ा हल्का पड़ रहा है। अब देखो मेन काम है अब अपना E इक्वल्स टू, देखिएगा E इक्वल्स टू क्या हो रहा है भाई हमारे पास, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इस R को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को अंदर बाहर रहने दे रहा हूं, माइनस R को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या रहेगा देखना, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं तो R को बाहर रहने दो, माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 1/r तो प्लस का 1/r बन जाएगा, और ये जो चीज है पूरी वो माइनस की बन जाएगी, तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना। अब इस R को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो R को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो R/r क्या हो गया 1, R से R कैंसिल, और इधर R मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या जाएगा R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, डिस्क की वजह से। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना जो कह रहा हूं। मैंने पहले माइनस मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये प्लस हो गया, तो 1/r इधर आ गया था, और 1/√r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इधर आ गया था, और वो माइनस का हो गया था, है ना, माइनस मल्टीप्लाई करती। फिर R जो बचा था उसको मल्टीप्लाई और किया तो R/r तो हो गया 1, है ना, यहाँ R/r तो 1 हो गया, उधर R आ गया ऊपर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्या हुआ। तो ये मेरा आंसर है ना। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप कि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको देखो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सा बना दो, 1 माइनस, ठीक है, R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या है यार ये, ध्यान से देखो डायग्राम पे आओ, ये थीटा अगर मैं मानूं तो ये क्या है बेस, है ना, और ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, होगा नहीं होगा। ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस, देख लेना यार स्पेलिंग सही है गलत है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या ये आपका कैपिटल आ रहा है ना पूरा का पूरा, सॉरी ये नहीं यार, ध्यान से देखना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। देखो पूरी रिंग की बात करूँ ना, ये पूरी रिंग की बात करूँ, है ना, तो ये कैपिटल R परपेंडिकुलर, है ना, ये छोटा वाला R बेस, तो ये पूरा कितना हो जाएगा रूट ऑफ छोटे वाले R का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर विच इज हाइपोटेनियस। ठीक है ना, होगा नहीं होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो रहा है, समझिएगा, छोटा वाला R अपॉन ये कैपिटल R, कैपिटल नहीं, अपॉन रूट ऑफ छोटा वाला R का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है वो पता होना चाहिए आपको, ऊपर ही ऊपर से जो एंगल है ना वो। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला है किसका, डिस्क का। समझ में आया आपको। इसके अंदर ओनली वन केस है, ठीक है, जो हमको याद रखना है। हम डिस्क का फॉर्मूला ये नहीं बोलते, हम डिस्क का फॉर्मूला हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिस्क का फॉर्मूला हो जाए, प्लेट का फॉर्मूला हो जाए, हम हमेशा क्या बोलेंगे, कोई शीट का फॉर्मूला हो जाए, एक शीट पे चार्ज बिछा दिए, एक डिस्क पे चार्ज बिछा दिए, एक प्लेट पे चार्ज बिछा दिए, उसकी वजह से किसी सामने वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसकी वजह से आंसर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतने बड़े फॉर्मूले को देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे, है ना भाई। अब देखो, अगर मैं इस डिस्क को देखता हूं, इस पर बहुत सारे चार्जेस होंगे बच्चा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस डिस्क से यहाँ इतनी दूर है कोई चीज, है ना, तो ये जो एंगल होगा ना बच्चों, इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में जो थीटा एंगल होगा ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बहुत ही फार अवे हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ ये बोर्ड है और ये बोर्ड की वजह से यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालो, है ना, तो बेटा ये जो अगर आप छोटा सा एरिया यहाँ बनाओगे ना, तो उसके लिए क्या है, वो जो पॉइंट है वो बहुत फार अवे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देख लो, कुल मिला के बाद में आपको बताता हूँ क्या होगा। ये जो थीटा है, अगर ये जो डिस्क है, आप लिख लो, इफ डिस्क, फर्स्ट केस है इफ डिस्क
इज वेरी लार्ज। अगर ये डिस्क बहुत ही लार्ज होती है, लार्ज डिस्क के लिए क्या होगा, लार्ज डिस्क के लिए ये देखो ये पूरी डिस्क थी, है ना, ये पूरी डिस्क पे चार्ज था। लार्ज डिस्क के लिए क्या होगा, ये थीटा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। देखो मेरा ये पॉइंट है, एक्सिस पे हूं मैं। लार्ज डिस्क के लिए क्या होगा, पूरा ऊपर कितना एंगल हो जाएगा, 90। cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो cos 90 0 होता है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये कर सकते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट रहे। अभी ये डिस्क का आपने कर लिया होगा बच्चों अच्छी तरह से डेरिवेशन, है ना। और बायो वाले बच्चे वो जो मैंने पहले उतारा वो, उसके बाद फिर ये, और उसके बाद फिर डायरेक्ट वो ये लिख सकते हैं, है ना। बाकी मुझे नहीं लगता उनको वो नहीं आएगा जो मैंने कराया है ना। आई थिंक आ गया होगा, थोड़ा बहुत सीखना, है ना, प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले ही बोला है, सभी बच्चों को बोला है ये चीज़ कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे, है ना। तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से 3 से 4 डेरिवेशन किए, रॉड वायर की वजह से 2, एक तो एक्सिस पॉइंट पर और एक परपेंडिकुलर जनरल पॉइंट पर। उसके बाद हमने आर्क की वजह से आर्क के सेंटर पे हमने निकाला, है ना, और केसेस भी पढ़े हमने सभी के, है ना। और उसके बाद रिंग की वजह से आज हमने निकाला, है ना। रिंग की वजह से फॉर्मूला एक बार और बोल रहा हूँ, के क्यू आर अपॉन के क्यू छोटा वाला आर अपॉन छोटे वाले आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे छोटा वाला आर डिस्टेंस है पी पॉइंट की, है ना, एक्सियल लाइन पे जो लाई कर रहा है वो पी पॉइंट, उसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द रिंग से, और कैपिटल आर रिंग का रेडियस है, क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है पूरी की पूरी रिंग के ऊपर, है ना। और छोटा वाला आर तो बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर डिस्क की वजह से जो फॉर्मूला है वो है, देखो मैं बोल के बता रहा हूँ आपके सामने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जनरली जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम हमेशा यूज़ करेंगे यही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी प्लेट शीट डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हमेशा जनरली लार्ज ही डिस्क या लार्ज ही प्लेट मानी जाती है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, तो आपको पता होगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिस्क शीट प्लेट, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, ओके। वैसे पूरा फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर छोटा वाला आर अपॉन छोटे वाले आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर और उसका रूट पूरे का, है ना, हाइपोटेन्यूज जो थी, ठीक है। और या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा ही तो कॉस 90 बना था जब हमने इन्फाइनाइट डिस्क ली थी या बड़ी लार्ज डिस्क ली थी। तो ई का फॉर्मूला बहुत बड़ी आसानी के साथ आपके पास आ जाएगा। सबके एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा बच्चों। अगले लेक्चर में जब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा इनके, तो आपको बहुत ही मजा आएगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैकेनिक्स से लिंक न्यूमेरिकल्स भी लूंगा, है ना, पर मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का भी फॉर्मूले बता दूंगा। डेरिवेशन जो है वो गॉस लॉ से होंगे उसके, वो मैं आपको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। अभी ये सारे के सब की वजह सब चीज़ों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अच्छों को नहीं आती, और डिटेल में आपको सब चीज़ों की वजह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले सारे कर लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले भी सारे कर ही लिए, समझो आप, क्योंकि होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का तो मैं फॉर्मूला बता ही दूंगा अगले लेक्चर में, है ना। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वाली वजह से भी आपने सारे कर लिए डेरिवेशंस। और अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर तक आपका, अगले 2 लेक्चर्स में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना तो कम से कम समाप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हमने निकाली है, बहुत ही शानदार डेरिवेशन, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस इनकी होनी चाहिए बच्चों। आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब चीज़ों की। जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स वगैरह, वो तो आपको आनी ही चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, कंटेंट ऑफ चैप्टर सीरीज वाइज याद होने चाहिए, और जो हम पढ़ रहे हैं उनके भी सीरीज वाइज जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सीरीज वाइज याद होना बहुत जरूरी है ना। हमारे कुल मिला के 10 लेक्चर्स हुए हैं, 12-13 लेक्चर्स तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निपटा देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, है ना, फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। चैप्टर 1 तो वहीं खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ेंगे। पता ही है, पहले पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशन में सब कुछ ये, है ना, पर दोबारा आपको बताया जाएगा वो सब, है ना। और एट लास्ट फिर हम जाके कैपेसिटर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ होने वाली है बेटा। ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स याद रखना मेरी बात, जिसके ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे हो गए ना बच्चों, उसकी 12th क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है।
टेक माई वर्ड्स, बहुत अच्छी होने वाली है इसकी 12th क्लास, बिकॉज ये बेस चैप्टर्स हैं, एक वन एंड ऑल आपका पूरा इमेजिनेशन निचोड़ लेता है ये दोनों चैप्टर्स, अच्छी तरह से आपको बेस क्लियर हो जाता है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो पहले भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आपको थर्ड चैप्टर ऑब्वियसली ईजी लगेगा, ठीक है, शुरुआत से इजी और इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा थर्ड चैप्टर से। ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है ना, इसमें थोड़ा बीच में कहीं ना कहीं बोरियत थोड़ी बहुत आ सकती है ना, या थोड़ा बहुत अपन को ऐसा लग सकता है कि अरे क्या हो रहा है यार 12th में, तो यार ऐसा नहीं होता है। शुरुआत के 2 चैप्टर आपको संयम बरतना होगा, ध्यान से मन लगा के आपको पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आपका ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपने पढ़ा हुआ है 10th में, तो वहाँ से आपको कुछ देखी हुई चीज़ें भी मिलेंगी, ओम्स लॉ वगैरह ये सब आएंगे, है ना, तो रेजिस्टेंस सब आएगी, तो आपने पढ़ा हुआ होगा वहाँ से काफ़ी कुछ, पर आप जानते ही हैं आपने जो पढ़ा है और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें काफ़ी अंतर होगा, है ना। ओके, सो स्टे ट्यून्ड और थैंक यू वेरी मच, ठीक है।